दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल नेहा पीसीएस में। दोस्तों जैसा कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का 8 सेट कर चुके हैं, आज 9वां सेट को देखेंगे जिसमें जीके जीएस के साथ साथ करेंट अफेयर्स को भी अपडेट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनक्के जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये है बीजाणु, यानी फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनक्के जैसी संरचनाओं को बीजाणु कहा जाता है। मुख्य रूप से पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो उसमें है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंमंग एवं चौथा हो जाएगा जयांग। फूल के कार्य क्या है? तो फूल के कार्य है पराग तथा अंडों का उत्पादन करना, परागकण, निषेचन और बीज तथा फलों का विकास करना। बाह्य दलपुंज है तो बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग कहते हैं। पुंमंग आ जाएगा तो पुंमंग तथा जयांग पुष्प के आवश्यक जनन अंग है। जयांग आ जाएगा तो पौधा का मादा जनांग है जो एक या एक से अधिक स्त्री केसर का बना होता है। अंडाशय का बात करें तो अंडाशय के भीतर बीजांड रहता है और बीजांड के भीतर भ्रूणपोष जिसमें मादा युग्मक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्पेनिश ला लीगा खिताब 2019 एवं 20 किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड CF। ये जो स्पेनिश ला लीगा खिताब 2019-20 रियल मैड्रिड FC ने जीता है और स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने कैडिज को हराकर ला लीगा 2023 और 24 का 36वां सीजन का खिताब भी अपने नाम किया है। रियल मैड्रिड फुटबॉल के बारे में देखते हैं तो ये क्लब की स्थापना 1902 में स्पेन की मेजबानी मैड्रिड में मैड्रिड फुटबॉल क्लब के रूप में की गई। ला लीगा कैंपियोनाडो नेशनल लीगा डी प्राइमेरा डिवीजन यानी स्पेन में एक पेशेवर पुरुष क्लब आधारित फुटबॉल प्रतियोगिता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री JL नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? तो 1957 को हो जाएगा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनके द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन 1957 में किया गया था। इसका उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को किया गया था और इस नाभिकीय रिएक्टर का नाम अप्सरा था। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में है, जिसमें भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 22 अक्टूबर 2003 को हुआ था। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। परमाणु ईंधन की बात करें तो परमाणु ईंधन परिसर का मुख्यालय हैदराबाद में है। भारतीय यूरेनियम निगम का मुख्यालय जादूगोड़ा यानी सिंहभूम में है, जिसकी स्थापना 1967 में हुआ था। 1967 में। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है LIFO का पूर्ण रूप लास्ट इन फर्स्ट आउट है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो ये हो जाएगा चीन। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसी संस्था की स्थापना पर बल दिया गया जो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा को बनाए रखे ताकि ऐसी किसी घटना को भविष्य में होने से रोका जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को 2 गुट में स्पष्ट रूप से बांटा गया, पूंजीवाद और समाजवाद। 5 अस्थायी सदस्य को वीटो का अधिकार दिया गया। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि यदि विश्व के महान शक्ति के बीच
मतभेद नहीं हो तो विश्व युद्ध जैसी त्रासदी को रोका जा सकता है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए जी ग्रुप यानी 4 का गठन भी किया गया है और 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है? तो यह है जलसा घर। सत्यजीत रे का प्रसिद्ध फिल्म जलसाघर है, जिसमें जो है कुलीन तंत्र जमींदार प्रथा के पतन को बताया गया है। सत्यजीत रे ने 1947 ईस्वी में कलकत्ता फिल्म सोसाइटी की स्थापना की। सत्यजीत रे द्वारा अपूर्व संसार फिल्म 1959 ईस्वी में बनाई गई थी। सत्यजीत रे ने अपराजितो यानी जलसाधार अभियान, पत्थरे, पंचाली जैसे कालजयी फिल्म का निर्माण किया है और सत्यजीत रे को 1992 ईस्वी में विशेष ऑस्कर जीवन भर की उपलब्धि के लिए जो है दिया गया। भारत में फिल्म जगत के जनक दादा साहब फाल्के हैं और 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म दादा साहब फाल्के पुरस्कार द्वारा जो है मनाया गया। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा है, जो कि 1931 ईस्वी में भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म किसान जो है कन्या है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो ये फ्यूज कहलाता है। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण फ्यूज कहलाता है। विद्युत फ्यूज शीशा तथा टीन का बना एक मिश्र धातु होता है। विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक जो है निम्न होता है। विद्युत फ्यूज को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में समूहित की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 अप्रैल को देखते हैं तो 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जो है जैन दिवस और आयुष्मान भारत दिवस भी मनाया जाता है। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया जाता है। 27 अप्रैल को विश्व ग्राफिक्स दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को देखते हैं, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1953 में हुई थी। पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था, जिसमें फजल अली की अध्यक्षता में 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। फजल अली आयोग के हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर भी जो थे सदस्य थे। इस आयोग के द्वारा 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी। भारतीय संविधान का 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में ईस्वी में हुआ। इस जो है 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया। पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 में जो है लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? तो यह है गयालाल। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की जो है अभिव्यक्ति गयालाल की व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई। 1967 की बात करें तो 1967 ईस्वी में हरियाणा विधानसभा के सदस्य हसनपुर यानी आरक्षित से विधायक गयालाल के संदर्भ में ही भारतीय राजनीति के प्रचलित मुहावरे आया राम गया राम की शुरुआत हुई है। हरियाणा में भागवत दलाल शर्मा ने 10 मार्च 1967 को मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली
और 12 विधायकों के अलग होने के कारण सरकार जो है गिर गई। भागवत दयाल शर्मा के बाद राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने, जिसमें 9 घंटे के भीतर गयाराम ने 2 बार पाला बदला। कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस छोड़ी और 15 दिन के अंदर संयुक्त जो है मोर्चा में चले गए। राव वीरेंद्र ने सर्वप्रथम गयाराम अब आयाराम शब्द का प्रयोग किया। तत्कालीन गृह मंत्री वाई.वी. चौहान ने बाद में संसद में इस वाक्यांश का इस्तेमाल राजनीतिक दल बदल के लिए किया गया था। दल बदल कानून के द्वारा राजनीतिक में स्थिरता लाने का प्रयास किया गया और 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, जो दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था? तो ये विशालांध्र आंदोलन जो है कहा जाता था। एक अलग आंध्र के लिए आंदोलन को विशालांध्र आंदोलन भी कहा जाता था। तेलुगु भाषा क्षेत्र में अलग राज्य बनाने की मांग आज़ादी के बाद तीव्र गति से उठा था। स्वतंत्रता के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आंध्र महासभा द्वारा तेलुगु क्षेत्र को मद्रास राज्य से अलग राज्य बनाने की मांग तीव्र होने लगी। इसमें श्री पोट्टी रामालू जो है, इनके नेतृत्व में तीव्र गति से आंदोलन हुआ और आमरण अनशन के कारण 58 दिनों के बाद 15 सितंबर 1952 को उनका मृत्यु हो गया। इसके बाद आंदोलन हिंसक हो गया और इसका अंततः ये जो हुआ 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनकर जो है तैयार हो गया। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 को तेलंगाना से जो है अलग राज्य बना है। तेलंगाना राज्य विकास को आधार बनाकर बनाया गया और श्री कृष्णा समिति के रिपोर्ट पर तेलंगाना राज्य का जो है निर्माण भी किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे और 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति भी रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल अवार्ड जो है दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व मानवतावाद के प्रबल समर्थक थे और 1930 में सी.वी. रमन को भौतिक विज्ञान में नोबेल अवार्ड दिया गया था। 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया। 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल दिया गया और 1983 में एस चंद्रशेखर को जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में देख लेते 2024 को, तो साहित्य के क्षेत्र में हांगकांग को दिया गया है और 2023 में साहित्य के लिए तो जॉन फॉसे को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधु किए थे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली और शौकत अली को इतिहास में अली बंधुओं के नाम से जो है जाना जाता है। खलीफा के बारे में देखते हैं तो खलीफा मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु होते हैं। खलीफा मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन के बारे में देखते हैं तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, जिसमें जो है गांधी जी से हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखते थे। गांधी जी के प्रस्ताव पर डॉक्टर M.A. अंसारी को अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल ब्रिटिश सरकार से जो है मिला, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला और जून 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की सम्मेलन इलाहाबाद में आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है।
कोयम्बटूर तमिलनाडु का प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग केंद्र है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कपास का जन्मभूमि भारत ही है। भारत को बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, जिसमें गुजरात भारत में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। सबसे अधिक सूती मिल जो है मुंबई में है। और भारत में आधुनिक तरह के प्रथम कारखाना बनाने का जो है सफल प्रयास 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लॉस्टर में किया गया था। भारत में प्रथम सूती वस्त्र का प्रथम सफल कारखाना जो है कवासजी डावर द्वारा 1854 ईस्वी में बॉम्बे में खोला गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? तो कर हो जाएगा। कर जो है पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। कर जो है राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। राजस्व सरकार को प्राप्त वह आय है जो भविष्य में देय नहीं हो, अर्थात जिसके लिए सरकार को ब्याज या पूंजी वापस नहीं करना पड़ता हो। भारत सरकार के आय का प्रमुख स्रोत वर्तमान में निगम कर है। उदारीकरण के बाद भारत में पूंजी बाजार में जो है विस्तार हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, पंच कार्ड इत्यादि। ये सब जो है डिवाइस के उदाहरण हैं। कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस के उदाहरण जैसे देखते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कॉर्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन, इमेज, प्रोजेक्ट इत्यादि बहुत सारे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्पादन की प्राप्ति यूनिट कुल लागत डैश के नाम से जानी जाती है। तो ये हो जाएगा औसत लागत, यानी कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को औसत लागत कहते हैं। किसी फर्म के उत्पादन में प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। यदि प्रति इकाई उत्पादन की स्थिर लागत है तो उसे प्राप्त करने के लिए कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने और औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो हुई थी बंगाल में। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले बंगाल में किया गया, जो कि 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध से भारत में अंग्रेज का विजय अभियान प्रारंभ हुआ। भारत में प्रथम बार राजनीतिक हस्तक्षेप डुप्ले द्वारा कर्नाटक में किया गया। डुप्ले ने भारतीय शासकों के कमजोरी का लाभ उठाकर फ्रांसीसी राज स्थापित करने का सपना सर्वप्रथम देखा था। अंग्रेज ने प्लासी का युद्ध 1757 यानी बेदरा का युद्ध, 1759 वांडीवास का युद्ध, 1760 बक्सर का युद्ध और 1764 में जो है वांडीवास का युद्ध, 1760 में बक्सर का युद्ध, 1764 ईस्वी में विजय प्राप्त कर भारत में जो है अपनी सत्ता मजबूत कर लिया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने शाह आलम द्वितीय यानी शुजा-उद-दौला और मीर कासिम के संयुक्त सेना को पराजित कर अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ कर लिया, जिसमें 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के द्वारा क्लाइव ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार जो है प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ये वरुषा पिराप्पू को नाम से जो है तमिलनाडु के नव वर्ष से जाना जाता है। तमिलनाडु में पुत्रांडु, जिसे पुथुरुसम या तमिल नव वर्ष भी कहा जाता है, तमिल कैलेंडर के वर्ष का पहला दिन है। तमिलनाडु में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल या उसके आसपास नव वर्ष मनाया जाता है। तमिलनाडु में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को जो है
नववर्ष मनाया जाता है, जिसमें केरल में नए साल को विशु नाम से जाना जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में नववर्ष को उगादि नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा में नववर्ष को विष्णु संक्रांति नाम से जाना जाता है। असम राज्य में बिहू नाम से जो है नववर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रायद्वीपीय बंदरगाह उड़ीसा में अवस्थित है। कांड्रा पोर्ट तो ये गुजरात में अवस्थित ज्वारी बंदरगाह है। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कोच्चिन बंदरगाह है। भारत में 13 बड़े बंदरगाह है और सबसे बड़े बंदरगाह संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे डैश रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। तो ये शुद्ध निवेश बराबर होता है सकल निवेश या जो है मूल्यह्रास। एक अर्थव्यवस्था में जो है पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे शुद्ध निवेश बराबर होता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास रूप में व्यक्त किया जाता है। सकल निवेश से मूल्यह्रास को घटाने से शुद्ध निवेश प्राप्त होता है और निवेश किसी उत्पादन के लिए अनिवार्य है। निवेश से पूंजी निर्माण होती है, जिसमें जीडीपी में किसी देश के अंदर कुल आय को रखा जाता है, जिसमें विदेशी द्वारा प्राप्त आय जो देश के अंदर प्राप्त किया जाए उसे भी जोड़ा जाता है। जीडीपी किसी देश के अंदर विदेशी मुद्रा द्वारा जो है आय को जोड़ा जाता है, जबकि विदेश उस देश के नागरिक द्वारा प्राप्त आय को उसमें नहीं जोड़ा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में देश के अंदर विदेशी द्वारा प्राप्त आय को घटाकर विदेश में उस देश के नागरिक के आय को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण जो है मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो हो जाएगा चरखा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है चरखा मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया। गांधी जी चरखा के द्वारा जहां आर्थिक लाभ, रोजगार, स्वदेशी और आत्मबल प्राप्त करने का माध्यम बनाना चाहते थे, वह जो है असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यों में एक चरखा को बांटना था। कांग्रेसी नेताओं को खादी कपड़ा पहनना अनिवार्य कर दिया गया था और चरखा का प्रथम बार भारत में उल्लेख जो है फतुहात सलातनी पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी किए थे। लंदन में जो है गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व। प्रथम गोलमेज की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस के कई प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। सांप्रदायिकता के विषय पर मतभेद होने के कारण गांधी जी बीच में ही सम्मेलन छोड़कर भारत आ गए। 16 अगस्त की बात करें तो 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए निर्वाचन मंडल की जो है घोषणा किया। गांधी जी इसके विरुद्ध में यरवदा जेल में आमरण अनशन रखा। 24 सितंबर 1932 को गांधी अम्बेडकर समझौता के द्वारा दलितों के अलग निर्वाचन मंडल को रद्द कर दिया गया और दलितों को गांधी जी ने अधिक स्थान जो है आरक्षित किए। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा इंटेलिजेंस कोशेंट जो है कंप्यूटर की एक विशेषता
नहीं है। कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है? जैसे देखते हैं, इसमें गति हो जाएगा, स्वचालित हो जाएगा, त्रुटि रहित कार्य है, अस्थायी भंडारण या क्षमता है, विशाल भंडारण क्षमता है, भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करता है, जल्द निर्णय लेने की क्षमता भी है इसमें, विविधता है, पुनरावृत्ति है, स्फूर्ति है, गोपनीयता है, कार्य की एकरूपता है, विश्वसनीयता है, कागज के प्रयोग में कमी जो है एक कंप्यूटर संगणक के निम्नलिखित में से जो है, इसी तरह इत्यादि बहुत सारे जो है इसका विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तो ये हो जाएगा तुमलापल्ली खदान। तुमलापल्ली खदान भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। तुमलापल्ली भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडारण है, जो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में अवस्थित है। तुमलापल्ली में 1.5 लाख टन यूरेनियम का भंडारण होने की संभावना है। वर्तमान में भारत में जादूगोड़ा यूरेनियम खाद झारखंड में स्थित है। तुमलापल्ली खान के खनन में भारत यूरेनियम के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान है, जो 23,800 टन यूरेनियम प्रति वर्ष उत्पादन करता है, जो विश्व के कुल उत्पादन का जो है 39.3% भाग्य है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये अहमदाबाद में जो है स्थापित किया गया था। 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन अहमदाबाद में जो है स्थापित किया गया। इसका परियोजना था जैसे SI-1 और प्रमोचक इसका जो टाइम था 10 जनवरी 2007 को, और ये श्रीहरिकोटा से जो है प्रमोशन पेंड हुआ था। एप्पल का था परियोजना एप्पल था इसका डेट था 9 जून 1981 को, और ये कोरू फ्रेंच युगाना से प्रमोशन पेंड था। आर्यभट्ट का बात करें तो ये आर्यभट्ट 9 अप्रैल 1975 को, आर्यभट्ट की बात करें तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को वॉल्वो ग्रेडा से प्रमोशन पैड जो है लैंडिंग हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो हो जाएगा व्यापार संतुलन। प्रत्येक जो है वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें व्यापार संतुलन को व्यापार का अनुकूल होना भी कहा जाता है। जब व्यापार संतुलन हो तो उसे व्यापार का प्रतिकूल भी कहते हैं। जब कोई देश आयात अधिक और निर्यात अपेक्षाकृत कम करता हो तो व्यापार प्रतिकूल कहलाता है। भारत का वर्तमान व्यापार में प्रतिकूल है, विशेषकर चीन देश के साथ और पेट्रोलियम के आयात के संदर्भ में है। भारत में विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा अंश पेट्रोलियम आयात पर जो है खर्च होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग जो है करता है। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जीव स्वपोषी होते हैं, जिन्हें जो है उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को स्वपोषक कहते हैं। पोषण के जो है सामान्यतः 2 विधि होती है, स्वपोषण और एक होता है परपोषण। तो स्वपोषण में देखते हैं वह विधि जिनमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। परपोषण, तो परपोषण में वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं।
परपोषण में भी 3 प्रकार होते हैं, मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण और प्राणी संपोषण। मृतजीवी में होता है कि मृतजीवी पोषण में जीव जो है मृत जीवों के शरीर से भोजन कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। और परजीवी पोषण में होता है कि जीव दूसरे के जीव के संपर्क में अस्थायी और अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्राणी संपोषण में होता है कि वह पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा जो है ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, पौधा द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का जो है उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। पौधा में जो है प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में नाइट्रोजन तत्व का उपयोग किया जाता है। हमारे वायुमंडल में जो है 78% भाग जो है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सभी जीवन रूपों के लिए जो है अनिवार्य होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए, आरएनए तथा कुछ विटामिन का जो है भाग होता है। नाइट्रोजन दूसरे जीवन जो है जैविक यौगिकों जैसे एल्केलॉइड तथा यूरिया के रूप में जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो ये हो जाएगा ध्रुमाशम। सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के ध्रुमाशम भाग में होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जो है न्यूरॉन कहते हैं। और एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के संपर्क स्थापित करते हैं। इस संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स एक एक्सॉन द्वारा एक रासायनिक पदार्थ एसिटाइल कोलिन का स्राव होता है, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? तो हो जाएगा बलगम। बलगम जो है बचाने का काम करता है। समान परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से बलगम जो है बचाता है। आमाशय की गैस्ट्रिक्स ग्रंथियों से स्रावित होने वाले गैस्ट्रिक रस में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजेन तथा गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, जिसमें छोटी आंत में 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेनुनम और इलियम। मनुष्य की छोटी आंत में असंख्य छोटे छोटे उंगलीनुमा जो है प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसे विली या बिलाई कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि डैश में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्ठी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया? तो ये 1959 ईस्वी में जो है भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्ठी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से बनाया गया और भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात कारखाना कुल्टी में स्थापित करने का प्रयास किया गया था। भारत में वास्तविक रूप में प्रथम इस्पात कारखाना टिस्को है, जो 1907 ईस्वी में निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया। भारत में सबसे बड़ी इस्पात कारखाना बोकारो स्टील कारखाना है, जो रूस के सहयोग से जो है बनाया गया। बोकारो को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है और भिलाई इस्पात कारखाना के रूप से सहयोग से जो है बनाया गया। दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा तेजचंद्र था, जो कि 1770 में तिलक चंद राम की मृत्यु के बाद उनका पुत्र तेजचंद्र राय शासक बना। उस समय वह मात्र 6 वर्ष का था। तेजचंद्र राय की माता विष्णु कुमारी ने दीवान रूप नारायण चौधरी की मदद से शासन प्रबंध का संचालन किया। 1832 ईस्वी में तेजचंद्र के मृत्यु के बाद उसका
जो है दत्तक पुत्र मेहताब चंद शासक बना और 1740 से 44 में वर्धमान का शासक चित्रासेन जो है राय बना था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजा ने करवाया था? तो यह होगा बृहदेश्वर मंदिर। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर को जो है चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राज प्रथम ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर को पर्सी ब्राउन ने भारतीय वास्तुकला का निचोड़ कहा। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली की चरम अवस्था को दर्शाता है। द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता विमान शैली है। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैली नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तंजावुर चोल वंश की राजधानी था और राजा राज प्रथम ने 985 से 1014 जो है ईसा पूर्व चोल वंश के महानतम शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है यूएनए के उप प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। तो यह हो जाएगा न्यायशीता परिषद। यूएनए का न्याय परिषद जो 1994 में निलंबित हो गया था, वो न्याय परिषद के 5 सदस्यों में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य ही शामिल होते, जिनकी स्थापना ऐसे न्याय प्रदेशों के पर्यवेक्षण हेतु की गई थी जहां द्वितीय विश्व युद्ध की स्थापित के बाद स्वायत्त शासन की शुरुआत नहीं हो सकी थी। न्याय प्रदेशों को संयुक्त राष्ट्र जो है चार्टर के अध्याय 12 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था के अधीन रखा गया था और मूल रूप से कुल 11 न्याय प्रदेश थे। पलाऊ में सुरक्षा परिषद द्वारा न्याय समझौता समाप्त किए जाने के पश्चात 1 नवंबर 1994 को न्याय परिषद ने अपने कार्य औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि शेड्स ऑफ सैफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा सबा नकवी। शेड्स ऑफ सैफ्रॉन पुस्तक के लेखक सबा नकवी है। मनोहर परिकर ऑफ द रिकॉर्ड्स के लेखक वामन सुभा प्रभु जी हैं। इसी तरह देखते हैं कि कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट्स के लेखक रामचंद्रा गुहा जी हैं और योर बेस्ट डे इज टुडे के लेखक अनुपम खेर हैं। एग्जाम वॉरियर के लेखक नरेंद्र मोदी जी थे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है यूएनए के 8वें महासचिव कौन थे? तो ये हैं वान की मून, यानी यूएनए के 8वें महासचिव वान की मून थे। वान की मून जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 तक 2 कार्यकाल के लिए यूएनए के महासचिव रहे। यूएनए के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। वर्तमान में यूएनए के महासचिव एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं जो जनवरी 2017 से कार्यरत है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो यह हो जाएगा सितंबर 2012 को। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान सितंबर 2012 में शुरू किया गया था और 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में जो है भेजा था। 7 जून 1979 को भारत ने अपने पहले प्रायोगिक उपग्रह भास्कर 1 का सफल प्रक्षेपण किया और 12 सितंबर 2002 को अंतरिक्ष में जाने वाली देश की पहली महिला कल्पना चावला के नाम पर कल्पना 1 सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान 1 या 1 से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है? तो ये हो जाएगा प्रतिभूमि। यह भूमि प्रतिभूमि कहलाती है जिसमें किसी एक वर्ष के दौरान 1 या 1 से कम वर्ष के समय के लिए कृषि
नहीं की जाती है। विस्तृत कृषि कनाडा, रूस जैसे देशों में किया जाता है। गहन कृषि जापान जैसे देश में किया जाता है। यदि कृषि सफल बदल कर किया जाता है तो उसे फसल चक्र कहते हैं। मिश्रित खेती का अर्थ है खेती के साथ पशुपालन करना। यदि कुल कृषि भूमि 20% क्षेत्रफल चारागाह हो तो मिश्रित खेती कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक में विलय हुआ है? तो हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। वर्ष 2020 की बात करें तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाएं पंजाब नेशनल बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक की सभी शाखाएं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में, सिंडिकेट बैंक की शाखाएं केनरा में बैंक में विलय किया गया है। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या 12 है।